वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। और हम देख रहे थे रावलट एक्ट तक। रावलट एक्ट हम लोगों ने देख लिया था क्या। अब उसके इम्पैक्ट क्या थे। पहला जो था कि गांधी जी मैदान में उतर गए रावलट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में। उन्होंने हड़ताल या स्ट्राइक बुलाए, ठीक है। हड़ताल में बहुत लोग, ठीक है, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ किए गए, पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए गए, रेलवे स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज़ किए गए। मगर इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया गया बाय द ब्रिटिश विथ रिप्रेशन। ब्रिटिश ने बहुत ही ब्रूटल मेजर्स अपनाए टू स्टॉप all these movements, all these rallies, all these protests, all these hartal strikes, everything. It was very brutal from the British. Now came the Jallianwala Bagh massacre. तो क्या हुआ था जालियनवाला बाग मैसेकर। बेसिकली एक ग्राउंड था ऐसा, ठीक है। उस ग्राउंड में उस टाइम पे बैसाखी फेयर या बैसाखी मेला नाम का एक मेला चल रहा था। तो बहुत लोग उस ग्राउंड में उस मेला के लिए आए थे और कुछ लोग उस वहाँ पे आए थे टू पीसफुली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रावलट एक्ट। अब क्या हुआ कि जब वो लोग उस मैदान के अंदर थे, ठीक है, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग एक साथ थे, ठीक है, तब अब ये जनरल डायर नाम के एक इंसान थे जिन्होंने क्या किया, गेट्स बंद कर दिए, ठीक है। सारे जो गेट्स थे ना उनको बंद कर दिए। गेट्स बंद करके बाहर से फायर कर दिया, इनोसेंट लोगों के ऊपर फायर कर दिया, ठीक है। ओपन फायर कर दिया इनोसेंट लोगों के ऊपर। और ओपन फायर करने के वजह से अंदर जो लोग थे उनमें से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, इनोसेंट पीपल वर किल्ड, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तो छोड़ ही दो, जो लोग वहाँ पे सिर्फ मेला देखने गए थे दे वर ऑल्सो किल्ड। इट वॉज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट द ब्रिटिश एवर डिड इन इंडिया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इंज्योर्ड, ठीक है। इससे पूरा देश शॉक हो गया था, पूरा देश कांप गया था इस इंसिडेंट से। नाउ उसके बाद क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। उसके बाद इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया, इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो गया कि पूरा अमृतसर जो था वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मतलब आर्मी ने पूरा कंट्रोल ले लिया पूरे अमृतसर का, ठीक है। और भी ज़्यादा भयंकर तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार, लोगों के ऊपर मैसिव थ्रेट्स एंड टॉर्चर शुरू हो गया। ब्रुटैलिटी बहुत बढ़ गया और ब्रिटिश जस्टिस से लोगों का, इंडियंस का, ठीक है, इंडियंस का फेथ जो था वो पूरा उठ गया ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम से। और ये था फ्रीडम स्ट्रगल का एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट में इंडियन समझ गए अब करो या मरो, कोई भी कुछ कर लो, इससे निकलना है, ठीक है। नाउ देन वी केम विद द खिलाफत मूवमेंट। देखो खिलाफत मूवमेंट क्या था। ऑटोमन एम्पायर के एक हेड थे जो थे कैलिफ। अब ये जो कैलिफेट थे, ठीक है, कैलिफेट बोलते हैं उनको, कैलिफेट थे। इस कैलिफेट को मुस्लिम वर्ल्ड का जो कैलिफेट थे वो मुस्लिम वर्ल्ड का मेन चीफ माना जाता था, रिलीजियस हेड माना जाता था उनको। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जो था ना, उनके पावर को डिसमेंटल करने का कोशिश किया जा रहा था। उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। कब शुरू हुआ? 1919 में। अब इस खिलाफत मूवमेंट जो था उस मूवमेंट को सपोर्ट किया गया बाय द लीडर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन से कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे मौलाना आज़ाद और अली ब्रदर्स। मौलाना आज़ाद और अली ब्रदर्स ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और वो इस मूवमेंट से जुड़ गए। इस चीज़ को ना, ये जो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, ये शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि जो पीस ट्रीटी था ब्रिटिश के साथ ऑटोमन एम्पायर का आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड, उसके खिलाफ माना जा रहा था इसको। और फिर इसके खिलाफ शुरू हुआ खिलाफत मूवमेंट। अब जब ये खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तब गांधी जी ने ये समझा कि अगर हम खिलाफत कॉज को सपोर्ट करें तो हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी ला सकते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत का जो कॉज था उसको सपोर्ट किया और उस
कॉज को सपोर्ट करने के थ्रू उन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम को यूनाइट करने का कोशिश किया, और वो यूनाइटेड हुए भी, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट को लेके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया अगेंस्ट ब्रिटिश, जहाँ पे हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वेर फाइटिंग टुगेदर फॉर देयर कॉजेस, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। फिर 1920 में शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, या फिर इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिखोगे एग्ज़ाम में, ठीक है, बट ये एक प्रोग्राम था, बिकॉज बहुत ही प्लानफुल प्रोसेस था। इसको प्रपोज़ किया गया कब? नागपुर कांग्रेस में प्रपोज़ किया गया। इसके मेन क्या क्या फॉर्म्स थे इसके? पहला था बॉयकॉटिंग ऑफ स्कूल्स, कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स। ये बोला गया था कि मतलब स्टूडेंट्स को बोला गया था कि तुम लोग स्कूल जाना बंद कर दो, लॉयर्स को बोला गया था तुम कोर्ट जाना बंद कर दो, फॉरेन गुड्स जो ब्रिटिश गुड्स जो आते थे इंडिया को, उनको कम्प्लीटली बॉयकॉट करने के लिए बोला गया था सभी लोगों को। और स्वदेशी चीज़ों को, मतलब खुद हमारे देश में बनाए गए चीज़ों को, मेक इन इंडिया चीज़ों को पॉपुलर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बोला गया था, जैसे हैंडस्पन क्लॉथ, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सब चीज़ों को। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश सोसाइटी या फिर ब्रिटिश कल्चर या फिर ब्रिटिश इकोनॉमी से, ब्रिटिश के पूरे सिस्टम से हम लोगों ने खुद को अलग कर लिया, हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया पूरे ब्रिटिश सिस्टम एंड ब्रिटिश इकोनॉमी को, है ना। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट था ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दिया, ठीक है, लॉयर्स ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, और स्वदेशी मूवमेंट और स्ट्रेंथन हो गया। हमारे खुद की इकोनॉमी में धीरे धीरे बेहतर होने लगा हमारी इकोनॉमी, क्योंकि अब लोगों ने हमारे देश के बनाए हुए जो चीज़ें थे, हमारे देश के अंदर बनाए गए जो चीज़ें थे, वो यूज़ करना शुरू कर दिया, वो यूज़ करना बढ़ा दिया गया था, जो बहुत अच्छा था हमारे देश के लिए। नाउ पार्टिसिपेशन कैसा था? टाउन पार्टिसिपेशन या फिर अर्बन पार्टिसिपेशन बोल सकते हो, अर्बन पार्टिसिपेशन। मिडिल क्लास स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे, जो मिडिल क्लास थे ना, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि जो पुअर क्लास के लोग होते हैं उनको ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, और उनको ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए एफर्ट भी नहीं दिया गया था बाय द कांग्रेस लीडरशिप। सो मोस्टली द मिडिल क्लास वर द वंस हु पार्टिसिपेटेड, ठीक है। फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया गया, और शॉप्स को पिकेट करना मतलब शॉप्स के सामने ऐसे धरना देना या फिर ऐसे रोकना कि शॉप्स यूज़ ना कर पाए लोग, ठीक है। मतलब शॉप्स का जो एंट्रेंस होता है उसके सामने किसी भी तरीके से शॉप के अंदर लोगों को जाने से रोकना, दैट इज़ बेसिकली पिकेटिंग शॉप्स, ठीक है। और लीकर शॉप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा टारगेट हुआ था, लीकर शॉप्स में सबसे ज़्यादा पिकेटिंग किया गया था, ठीक है। ओके, नाउ कंट्री साइड मतलब रूरल या फिर विलेज, ठीक है, ये होता है कंट्री साइड। पेजेंट्स जो थे, ठीक है, पेजेंट्स जो थे अवाध के, ठीक है, अवाध के जो पेजेंट्स थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। उनका डिमांड क्या था कि वो हाई रेंट नहीं देंगे, नो हाई रेंट, ये उनका एक डिमांड था, हाई रेंट नहीं देंगे, और बेकार काम करना बंद कर दें। बेकार मतलब होता है फोर्स्ड लेबर या फिर लेबर विदाउट वेजेस, मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे तुम्हें काम करवाया जाएगा मगर तुमको उसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, तुम्हें कोई प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगा, कोई प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है तुम्हें काम करने, तुम सिर्फ काम कर रहे हो, ज़ोर ज़बरदस्ती तुमसे काम करवाया जा रहा है। तो इस फोर्स लेबर को खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठाया था अवाध में, ठीक। जो ट्राइबल्स थे, ठीक है, जो फॉरेस्ट में थे उन लोगों ने भी आवाज़ उठाया था। उन लोगों को ना फॉरेस्ट एक्ट्स के द्वारा ब्रिटिश ने मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट रीजन्स जो थे ना वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। रिस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या किया गया था कि जो कैटल होते हैं ना उसको ग्रेज करने से लोगों को रोका जा रहा था, और जो लोग स्पेशली ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट में रहते थे उनका पूरा लाइवलीहुड ही रिलेटेड था बाई with the idea of grazing cattle in the forest was their home, और तुम उनको रोक रहे हो कैटल ग्रेज करने से फॉरेस्ट में, तो ऑब्वियसली वो लोग
प्रोटेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। अगर तुम्हें आज मैं बोलूँ तुम अपने घर के सामने का रास्ता यूज़ नहीं करोगे कल से, तुम क्या मुझे छोड़ दोगे, मुझे मारने आओगे तुम लोग? तो ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए वो लोग भी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उनको फ्यूल वुड लेने से भी रोका गया। उनको वो जो फ्यूल वुड कलेक्ट करते थे ना ट्राइबल्स, उसी को बेचते थे, वहीं से उनका पैसा आता था, वहीं से उनका लाइवलीहुड आता था, एक बहुत बड़ा अमाउंट, उसको ही रोका गया। उनको बोला कि अब तुम फ्यूल वुड नहीं कलेक्ट कर सकते, वुड नहीं कलेक्ट कर सकते फॉरेस्ट से। तो उसके खिलाफ भी उन लोगों ने आवाज़ उठाया, उसके खिलाफ भी उन्होंने मूवमेंट किया, प्रोटेस्ट किया, और ये सब कुछ नॉन कोऑपरेशन के अंदर ही इंटीग्रेटेड था। ठीक है, तो जो मूवमेंट्स है ना वो लोकल ग्रीवेंसेस के साथ लिंक था। मतलब नॉन कोऑपरेशन को लोगों ने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से देखा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था, सबको पता था, मगर उसके अंदर सभी का जो एम था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ प्रोटेस्टिंग, वो डिफरेंट था, वो रिलेटेड था विथ देयर नीड्स। तुम्हें उनको क्या चाहिए था उसके ऊपर डिपेंड था कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस क्लासेस सपोर्ट। बिजनेस क्लास का देख लेते हैं। देखो, बिजनेस क्लास जो थे ना, बिजनेस क्लास ने फॉरेन क्लॉथ का जो बॉयकॉट था उसको सपोर्ट किया था। इसके वजह से इंडियन गुड्स का डिमांड बढ़ गया, जो मैंने बोला ऑफ नेचुरली। जैसे ही फॉरेन गुड्स तुम यूज़ करना कम कर दोगे, फॉरेन क्लॉथ यूज़ करना कम कर दोगे, तुम्हारा डोमेस्टिक यानी इंडियन गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। और इसके वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखे गए। ठीक है, इंडिपेंडेंस के, मतलब लोगों को समझ में आया कि अगर इन नियर फ्यूचर अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए तो हमें कितना ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए तो हम हमारे देश के खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा बेच पाएंगे, इससे हमें बहुत हाई लेवल की इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। तो इनसे बिजनेस क्लास को भी एक बहुत ही हाई रे ऑफ होप दिखा फॉर प्रोटेस्टिंग एंड सपोर्टिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ the limitations of non-cooperation movement, this we will see in the next class. आज के लिए इतना ही. Thank you for attending the class and we'll meet soon.